फिजिक्स के इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस के बारे में। इन क्वेश्चंस के साथ साथ हम लोग फिजिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी हमारा जो ओवरऑल टारगेट होगा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। जो क्वेश्चंस हम लोग आज करेंगे, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं आपके सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे आपका यूपीएससी, सीडीएस, एसएससी, रेलवे जितने भी आपके एग्जाम्स हैं ना, सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ये ओवरऑल जो है आपके फिजिक्स के जितने भी ब्रांचेज हैं, यानी 7 टोटल ब्रांचेज यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, ये 7 ब्रांचेज पर बेस्ड हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। यानी आज की क्लास में हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाई विच लॉ है ना, विच लॉ ऑफ फिजिक्स स्टेट दैट, ठीक है, फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस reduces to a quarter of its former value when the distance between them is double। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आपको हम समझाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि वैसा कौन सा लॉ है फिजिक्स का, यानी विच लॉ ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स का ऐसा कौन सा लॉ है, ठीक है, स्टेट दैट, जो कहता है कि द फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेज। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि भाई चार्ज क्या होता है। सबसे पहले हमको समझना होगा कि भाई चार्ज क्या होता है। उसके बाद हमको समझना पड़ेगा, यहाँ पे बोला गया है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस के बीच में, यानी चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, हमको ये समझना होगा। ऑल ओके ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि भाई लॉ, कौन सा लॉ है, यानी हमको समझना होगा कि ऐसा कौन सा लॉ है जो चार्ज से रिलेटेड है। ठीक है, ऐसा कौन सा लॉ है जो फोर्स बिटवीन चार्जेस से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है कि आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है कि आपके पास मान लो कि 2 चार्जेज है और दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है। 2 चार्जेज हो गए और दोनों चार्जेस के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। मान लो कि ये जो चार्जेज हैं, इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है क्या कि अगर, ठीक है, अगर उनके बीच की जो दूरी है, यानी व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल, अगर इसके बीच की दूरी है, ये मान लो ये जो डिस्टेंस है इसको डबल कर दिया जाए। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग क्या करें, अगर डबल कर दें तो जो फोर्स है आपका, इस फोर्स पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, फिर से आपको बोल रहा है क्वेश्चन क्या कि विच लॉ स्टेट दैट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस reduces टू अ क्वार्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या असर पड़ेगा वो ऑलरेडी दे रखा है। यानी यहाँ पे बोल रहा है क्या कि अगर जो हमारे पास 2 चार्जेज हैं, अगर उसके बीच की दूरी को हम लोग डबल कर देते हैं तो जो फोर्स है आपका 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वार्टर शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमको समझना होगा कि चार्ज क्या होता है और चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उस फोर्स पर बेस्ड कौन सा लॉ है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन क्या क्या डिमांड है, क्वेश्चन सिंपल पूछा है कि भाई लॉ बताओ आप, कौन सा लॉ है। ठीक है, लेकिन ये जो लॉ है किससे रिलेटेड है, फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेज, यानी 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस से क्या चीज है, रिलेटेड है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर जो दोनों चार्ज हैं उसके बीच की दूरी को अगर आप डबल कर देते हो तो फोर्स आपका जो है 1/4 हो जाता है। तो वो कौन सा लॉ है, ये लॉ पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि भाई यहाँ पे एक शब्द लिखा गया है चार्ज क्या होता है, वो हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक बात आती है कि भाई चार्ज क्या होता है। ठीक है, आपने मास के बारे में सुना होगा। ठीक है, आपने मास के बारे में सुना होगा कि भाई मास क्या होता है, हर एक चीज मैटर होता है और हर एक मैटर के पास क्या होता है, मास होता है। ठीक है, तो मास जो होता है एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, मास एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसके चलते आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने पता होगा कि एक मास क्या होता है, एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसके चलते कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से चार्ज भी क्या होता है, एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है, एक ऐसा फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है जिसके चलते इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है।
ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि भाई चार्ज क्या होता है। यहाँ पे चार्ज शब्द का प्रयोग किया गया है, तो चार्ज क्या होता है। फिर से मास एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके चलते कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक उसी प्रकार, ठीक है, ठीक उसी प्रकार चार्ज भी क्या है, एक आपका एक ऐसा प्रॉपर्टी है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, चार्ज क्या आपका एक ऐसा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसके चलते कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको आपने याद रख लेना। यहाँ पे आपको लिख के दिखाते हैं कि भाई चार्ज क्या होता है। तो चार्ज इज अ फंडामेंटल, ठीक है, चार्ज जो होता है आपका एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, चार्ज क्या होता है आपका एक फंडामेंटल, यहाँ पे एल है, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसके चलते कौन सा फोर्स लगता है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। सिंपल सी बात है, चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। एक सिंपल सा आपको ये डेफिनेशन याद रख लेना है। और ओके, यहां तक रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक क्या चीज, फोर्स, ये होगी बात यहां तक। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे एक बात आ रही है कि भाई फोर्स लग रहा है चार्ज के चलते, यानी दो चार्जेज हैं यहाँ पे आपके पास। ठीक है, मान लो Q1 और Q2 आपके पास दो चार्जेज हो गए। ठीक है, और दोनों को एक सर्टेन डिस्टेंस पर मान लो कि प्लेस करा गया है, वो डिस्टेंस R है आपका, है ना। तो ऑब्वियस है कि इन दोनों चार्ज के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स कैसे निकाला जाए। ठीक है, चार्ज तो हमने समझ लिया कि भाई चार्ज क्या होता है, कि चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसके चलते क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, और कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स को निकालने के लिए, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है चार्ज के बीच में, इस इलेक्ट्रिक फोर्स को निकालने के लिए, ठीक है, एक फिजिस्ट थे जिनका नाम था कूलम्स। ठीक है, एक फिजिस्ट थे जिनका नाम था कूलम। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, एक लॉ दिया जिसको हम लोग बोलते हैं कूलम्स लॉ। ठीक है, फिर से इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कि भाई चार्ज है उसके बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो फोर्स कितना है, तो उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए कूलम्स ने, ठीक है, इनका पूरा नाम था अगस्टिन चार्ल्स डी फे कूलम। अगर इनका पूरा नाम देखा जाए तो इनका पूरा नाम था अगस्टिन चार्ल्स डी फे कूलम। ठीक है, अगस्टिन चार्ल्स डी फे कूलम ने क्या करा, एक लॉ दिया। ठीक है, और उस लॉ को हम लोग बोलते हैं कूलम्स लॉ। याद रखिएगा, इस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ। ठीक है, तो इस सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा क्या चीज, कूलम्स लॉ। ठीक है, कैसे कूलम्स लॉ हमने बता दिया, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है। और चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इस कॉन्सेप्ट को किसने बताया था, अगस्टिन चार्ल्स डी फे कूलम ने बताया था। और कब बताया था, 1785 में बताया था। तो सिंपल से आपने आंसर बता देना है कि भाई कूलम्स लॉ। ऑल ओके। अच्छा, लेकिन इस पर बेस्ड आपको कुछ अलग तरह के भी प्रश्न मिल सकते हैं। जैसे देखो ध्यान से, क्या यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस था वो डबल किया गया था। ठीक है, डिस्टेंस क्या था, डबल किया गया था। और आंसर दे दिया था कि भाई जो आपका फोर्स लग रहा है वो 1/4 लग रहा है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे जो है इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर दिया जाए, डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए तो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लग सकता है। या क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जो डिस्टेंस है उस, ठीक है, मान लो यहाँ पे दो चार्ज हो गए और इसके बीच की जो दूरी हो गई उसको ट्रिपल कर दिया गया, तिगुना कर दिया गया, तो भाई फोर्स में कितना असर पड़ेगा, यानी फोर्स क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा जो लॉ को समझना होगा। ठीक है, देखिए हमने चार्ज को तो समझ लिया कि भाई चार्ज क्या होता है। तो चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके चलते कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए कूलम ने एक लॉ दिया और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ। अब ये लॉ क्या होता है वो समझ लो आप। तो ये लॉ कहता है क्या, कि मान लो कि आपके पास दो चार्ज है और दोनों चार्ज के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है। ठीक है, मान लो कि आपके पास दो चार्ज है और दोनों चार्ज को r डिस्टेंस पर रखा गया है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके स्क्वायर के। ठीक है, याद रखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके स्क्वायर के। अब इन दोनों को हम लोग मिला देंगे तो निकल जाता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसको हटा के K लिखा जाता है, तो F इक्वल टू हो जाता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये आपको याद रख लेना है कि ये जो होता है कूलम्स लॉ कहलाता है। और कूलम्स लॉ क्यों दिया गया था, कि भाई चार्ज जो है उसके बीच में कितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखिएगा, ये जो है ना F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
ठीक है, एफ जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, यानी ये जो लॉ है इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर क्या चीज लॉ। ठीक है, अब ये लॉ क्या बोलता है ये भी वो भी थोड़ा समझ लेते हैं कि भाई इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है। उम्मीद है आपको ये जो कूलम्स लॉ जो है ये आपको समझ आ गया होगा। क्या होता है कूलम्स लॉ, आपको बता देना सिंपल सा, F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे आपको ये भी याद रख लेना है कि के की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये भी आपको याद रख लेना है कि जो के की वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है। ठीक है, देखिए हमने आपको क्या बताया कि भाई इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास दो चार्ज है ना, दो चार्ज है और इनकी बीच की जो दूरी हो गई यानी जो आर है आपका, ठीक है, आर जो है आपका वो डबल कर दिया गया। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था ऑलरेडी कि अगर जो डिस्टेंस है वो डबल कर दिया गया है तो फोर्स जो है आपका 1/4 यानी क्वार्टर यानी 1/4 हो जा रहा है। तो आपको याद रख लेना है कुछ रिजल्ट्स की, अगर दो चार्जेज हैं, ठीक है, दो चार्जेज है और दोनों चार्जेस के बीच की दूरी को अगर डबल किया जाता है तो आपका जो फोर्स है वो 1/4 हो जाएगा। अगर हाफ किया जाएगा यानी आधा किया जाएगा, है ना, अगर हाफ किया जाएगा, ठीक है, अगर हाफ किया जाता है तो आपका जो फोर्स है वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो 4 गुना हो जाएगा। मान लो कि क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि भाई दो चार्जेज है और उनके बीच की दूरी जो है ना उसको ट्रिपल कर दिया गया, तो आपको बता देना है कि जो फोर्स लगेगा वो 1/9 टाइम्स लगेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो फोर्स है उसके बीच में, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा था, ठीक है, सॉरी फोर्स नहीं, यहाँ पे जो डिस्टेंस था उसको 1/3 कर दिया गया है, ठीक है, घटा के 1/3 कर दिया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा भाई कितना फोर्स लगेगा, तो आपको बता देना है 9 टाइम्स यानी 9 गुना अधिक फोर्स लगेगा। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको कूलम्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, चार्ज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। और ये जो हमने आपको बताया ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ठीक है, कौन सा लॉ है आपका, इनवर्स स्क्वायर लॉ है। ये लॉ क्या कहता है कि अगर दूरी घटेगा, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है सिंपल से आपको हम बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर जो दूरी है डिस्टेंस है अगर वो घटेगा, डिस्टेंस आपका क्या होगा, घटेगा, तो फोर्स आपका बढ़ेगा। सिंपल सा बात है, डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, जबकि इसका उल्टा कर लो, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा आपका, घटेगा। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर से हम इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि आपको बताना है वैसा लॉ बताना है, ठीक है, जो दो चार्जेस के बीच में लगे फोर्स को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, जो दो चार्जेस के बीच लगे फोर्स को एक्सप्लेन करता है। तो आपको याद रख लेना है कि ये कौन सा लॉ है आपका, कूलम्स लॉ है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि विच फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करेंट इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई कौन सा फिंगर जो है, ठीक है, कौन सा फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है, किस रूल में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। देखिए यहाँ पे हमने हैंड मिस कर दिया, ये आपका हो गया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्यों डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ये तो क्वेश्चन जो है आप अगर हम इसको आपको हम समझा दे क्वेश्चन आप कर लोगे, लेकिन इस पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो उस तरह के क्वेश्चन आप कैसे कर पाओगे, हम उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है आपका कि भाई कौन सा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, ठीक है, कौन सा फिंगर जो है वो करेंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, कौन सा फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ करेंट को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इसका आंसर तो क्लियर कट है कि भाई इसका आंसर मिडिल फिंगर होगा। ठीक है, लेकिन कैसे, ठीक है, मिडिल फिंगर हो गया लेकिन किस प्रकार से, ठीक है, वो हमको समझना है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से किस प्रकार से मिडिल फिंगर। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल उसके लिए हमको समझना पड़ेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का मेन टारगेट है कि फोर्स कैलकुलेट करना। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन कैलकुलेट करना। ठीक है, यानी डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैलकुलेट करना। अब बात आती है कि भाई कैसा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किस तरह का डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, देखिए तो इसको
समझने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, यानी डायरेक्शन को अगर समझना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अगर समझना है, तो इसके लिए हमको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। ठीक है, वो क्या है? वो है कॉन्सेप्ट आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। ठीक है, वो हम लोग को समझना होगा, एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, तो सिंपल सा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका कोई भी वायर है, मान लो कोई भी वायर से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, ठीक है, कोई भी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, तो वहां पे एक फील्ड जनरेट हो जाता है, यानी वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। फिर से अगर मान लो आपके पास कोई क्या है, वायर है, सिंपल सा आपके पास एक वायर हो गया, उस वायर से आपने क्या कर दिया, करंट फ्लो कराना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, करंट फ्लो कराना स्टार्ट कर दिया, तो उसके आसपास, यानी ये जो वायर था आपका, इस वायर के आसपास एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, और इस फील्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इस फील्ड को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और लोग के यहां तक अच्छा, अगर यहाँ पे कोई आप निडल प्लेस कर देते हो, अगर यहाँ पे अगर आप कोई भी निडल प्लेस कर देते हो, ठीक है, तो ये जो निडल है आपका, ये डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, यानी ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। और लोग ना, ये जो है आपका, वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और लोग यहाँ तक, तो ये जो डिफ्लेक्ट करेगा, तो डिफ्लेक्ट क्यों करेगा, क्योंकि इस पर एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, इस पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। तो सिंपल तरीके से आप बोल सकते हो कि फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए फ्लेमिंग ने एक रूल इंट्रोड्यूस किया था, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। याद रखिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या चीज, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, फिर से एक बार, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पता करने के लिए आप ऐसे ही बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया यहाँ पे आपका, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स और करेंट, ठीक है, और क्या चीज, करंट। इन तीनों के बीच में, इन तीनों के बीच में एक रिलेशनशिप, इन तीनों के डायरेक्शन के बीच एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए फ्लेमिंग ने एक रूल दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कैसे ये तीनों कैसे, वो थोड़ा एक बार हम रिपीट कर देते हैं। देखिए अभी हमने आपको क्या बताया कि वायर था, इस वायर से क्या पास कर रहा था, करंट पास कर रहा था। तो इस वायर से जब करंट पास कर रहा था, तो इसके आसपास क्या जनरेट हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था। तो यहाँ तो करंट आ गया, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, और यहाँ पे हमने जो निडल रखा था, जो मैग्नेटिक निडल रखा था, ये डिफ्लेक्ट भी कर रहा था। ये जो था आपका डिफ्लेक्ट भी कर रहा था। तो डिफ्लेक्ट कब करेगा, जब इस पर फोर्स लगेगा, है ना। तो तीनों बात आ गई, ठीक है, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स और करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए, इन तीनों के डायरेक्शन में, इन तीनों के बीच रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए फ्लेमिंग ने एक रूल दिया था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और लोग के यहां तक अच्छा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है क्या, ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं सबसे पहले फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि आप अपने लेफ्ट हैंड के, ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड के तीन जो फिंगर्स हैं, ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड, ठीक है, अपने लेफ्ट हैंड के तीन फिंगर्स कौन कौन सा, तो सबसे पहले थंब, ठीक है, सबसे पहला थंब आपका, ठीक है, दूसरा है आपका मिडिल फिंगर, ठीक है, थंब, दूसरा हो गया आपका मिडिल फिंगर, ठीक है, और तीसरा हो गया मान लो कि इंडेक्स फिंगर। तो अपने तीन फिंगर्स को, ठीक है, थंब, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को आप इस प्रकार से एडजस्ट कीजिए कि तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने। फिर से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझ आ गया होगा क्यों दिया गया था। तो सिंपल सी बात है, तीनों में डायरेक्शन, तीनों में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए, कोई तीनों में क्या रिलेशनशिप है, तीनों के डायरेक्शन में क्या रिलेशनशिप है, उसको पता करने के लिए। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि आप थंब को, मिडिल फिंगर को और इंडेक्स फिंगर को आप इस प्रकार से अरेंज करिए कि तीनों के बीच में, ठीक है, तीनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बने, 90 डिग्री का एंगल बने। ठीक है, और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि 90 डिग्री पर ही सबसे अधिक फोर्स एक्सर्ट होता है, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो सबसे अधिक जो होता है वो 90 डिग्री पर ही एक्सर्ट होता है। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि भाई तीनों उंगलियों को आप इस प्रकार से अरेंज करो, कौन कौन सा उंगली, थंब, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को इस प्रकार से अरेंज करो कि तीनों जो होंगे एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तीनों जो होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और लोग के यहाँ तक, जिसमें से थंब जो है आपका वो फोर्स को इंडिकेट करेगा, थंब जो है आपका वो फोर्स के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, जबकि जो मिडिल फिंगर है आपका
वो करेंट के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, जबकि जो इंडेक्स फिंगर है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। और ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया था भाई कि डायरेक्शन ऑफ करेंट को कौन इंडिकेट करेगा, तो यहाँ पे आप तो डायरेक्टली बता सकते हो मिडिल फिंगर, लेकिन मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन करेंट का ना पूछ के, यानी डायरेक्शन ऑफ करेंट ना पूछ के, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करेंट ना पूछ के आपसे बोल देता कि भाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब आपने क्या बताना होता, थंब। ठीक है, अच्छा मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछ दिया होता तब आपको बताना होता इंडेक्स फिंगर। ठीक है, ये भी पूछ दिया जाता आपसे कि भाई अगर मान लो कोई वायर है, इससे अगर करंट पास कराया जा रहा है तो वहां पे आसपास, ठीक है, आसपास जो फील्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उस फील्ड को क्या बोलते हैं, तो आपने बता देना मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था, ये जो नीडल था, इस पर जो फोर्स लग रहा था, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, है ना, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ये सबसे अधिक कब लगता है, तो आपको बता देना है कि भाई मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सबसे अधिक 90 डिग्री पर लगता है, यानी 90 डिग्री पर लगता है। ठीक है, और इसीलिए फ्लेमिंग ने कहा था कि भाई तीनों उंगलियों को आप 90 डिग्री पर अरेंज करो। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, क्या होता है, F इक्वल टू होता है BQ साइन थीटा, याद रखिएगा, F इक्वल टू होता है BQ साइन थीटा। ठीक है, और फोर्स आपका जो होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है सबसे अधिक 90 डिग्री पर लगता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ऑल ओके यहाँ तक, चलिए उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और इसका आंसर क्या होगा, मिडिल फिंगर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या, देखिए ध्यान से, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि भाई यूनिट पूछा जा रहा है, एसआई यूनिट पूछा जा रहा है। किसका एसआई यूनिट पूछा जा रहा है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट पूछा जा रहा है। लेकिन इसका आंसर तो एक सिंपल सा है कि भाई इसका आंसर होगा ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया ओम। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है कि हम आपको समझाना चाहेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है अगर वो आप अच्छे तरीके से समझ लेते हो तो रेजिस्टेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को थोड़ा हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि आपके पास एक कंडक्टर है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक कंडक्टर है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक कंडक्टर हमने यहाँ पे लगा दिया। कंडक्टर की क्या खासियत होती है कि कंडक्टर से बिजली फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज्यादा मात्रा में होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कंडक्टर जो होते हैं इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अभी जो मान लो कि अभी केस वन, मान लो केस वन यहाँ पे कि अभी जो है ना इस वायर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इस वायर में करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर बहुत सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली इधर उधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, इधर उधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस वायर में अभी करंट नहीं है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, मतलब इधर उधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इसका जो नेट करंट है वो जीरो है, यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। और लोग यहाँ तक, जैसे ही ये जो आपका वायर है इसको हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं। देखिए ये सिंबल होता है बैटरी का, ये भी याद रखिएगा, सेल का सिंबल होता है। ठीक है, यह भी आपने ध्यान रखना है कि जो सिंबल होता है किसका सिंबल होता है, सेल का ये सिंबल होता है। और सेल क्या होता है ये भी ध्यान रखिएगा, सेल क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है। ठीक है, सेल क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सेल। और ओके यहाँ तक, अच्छा अभी देखो आप, तो अभी तक क्या था कि भाई इसमें कोई बैटरी कनेक्ट नहीं था। ठीक है, कोई बैटरी आपका कनेक्ट नहीं था। अब जैसे ही यहाँ पे हमने बैटरी से कनेक्ट करा तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए, और यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स थे, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे आपस में टकराना शुरू कर देंगे। यानी यहाँ पे जो ये जो रीजन आएगा ना, जो कंडक्टर का जो रीजन है वहां पे कोलिजन होना स्टार्ट हो जाएगा, टकराव होना काफी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो कोलिजन होता है ना, किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, अंदर जो आयंस प्रेजेंट है उनके बीच में जो कोलिजन होता है, जो टकराव होता है, उसी कोलिजन को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। उम्मीद है आपको रेजिस्टेंस समझ आ गया होगा। फिर से रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, तो अब बोल सकते हैं कोलिजन होता है। ठीक है, क्या होता है, कोलिजन होता है, किसके बीच में कोलिजन होता है, तो यहाँ पे आपको हम डिफाइन करके दिखाते हैं कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हम लोग बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज द कोलिजन अमंग इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में, है ना, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में जो कोलिजन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो रेजिस्टेंस तो हमने समझ लिया कि भाई क्यों होता है, ये हमने समझ लिया। एक तरह से अब बोलो कि भाई रेजिस्टेंस क्यों होता है, तो कोलिजन होता है।
कोलिजन एंड टकराव होता है किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और आयंस के बीच में जो टकराव होता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, या उसका कारण है रेजिस्टेंस। तो हो क्या रहा है इसके चलते, जब टकरा रहा है तो ऑब्वियस है कि आपका जो फ्लो ऑफ करेंट है, फ्लो ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो तो रुक जा रहा है ना। तो हम लोग इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है कंडक्टर का। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करेंट। ठीक है, दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करेंट। याद रखिएगा, जो करंट के प्रवाह को रोकता है, जो करंट के फ्लो को रोकता है। तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ क्या चीज, करंट। जो करंट के प्रवाह को रोकता है, जो करंट के फ्लो को रोकता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि भाई कारण क्या है रेजिस्टेंस का। ठीक है, रेजिस्टेंस तो आपको पता चल गया कि भाई रोकना, अवरोध करना, उसको रोकना। लेकिन रेजिस्टेंस का कारण क्या है, तो आपने बताना होगा कोलिजन है, टकराव है। किसके बीच में टकराव है, इलेक्ट्रॉन्स और आयंस के बीच में टकराव है। और ओके, यहां से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता था कि रेजिस्टेंस कब जनरेट हो रहा है, कब क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बताना होता है कि जैसे ही हम लोग वायर को सेल से कनेक्ट कर रहे हैं, तब जो है आपका रेजिस्टेंस होना स्टार्ट हो रहा है, तब कोलिजन होना स्टार्ट हो रहा है। और उस कोलिजन के चलते आपका करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उम्मीद आपको यहां तक रेजिस्टेंस के बारे में समझ आ गया होगा। फिर से एक बार, रेजिस्टेंस क्या होता है, एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो करंट के फ्लो को रोकता है, अपोज करता है, रोकता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और लोग यहां तक अच्छा, कुछ बातें और जान लेते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, रेजिस्टेंस तो समझ आ गया होगा। रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है ओम होता है। ठीक है, ओम। और ओम जो थे, इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। हम लोग थोड़ी देर में ओम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उस समय ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सॉरी, जॉर्ज साइमन ओम। तो आपको याद रख लेना है कि भाई रेजिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो यूनिट होता है, जो एसआई यूनिट होता है, वो ओम। तो यहाँ पे आपको ओम को टिक कर देना है। ठीक है, और ये जो सिंबल होता है, इस प्रकार का जो सिंबल होता है वो होता है ओम। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता था कि ओम जो है इनका पूरा नाम क्या है, तो आपको बता देना है कि जॉर्ज साइमन ओम, इनका जो पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने 1826 में एक रूल दिया था। ठीक है, 1826 में इन्होंने एक रूल दिया था जिसको हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग आगे के क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। और लोग यहाँ तक अच्छा, एक बात और आपको जानना चाहिए कि रेजिस्टेंस को हम लोग इस प्रकार से, ये जो सिंबल होता है ना, ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये जो सिंबल होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आपको याद रख लेना है कि एसआई यूनिट क्या होता है, तो ओम होता है। और लोग यहाँ तक चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमने अभी तक 3 क्वेश्चंस कर लिए। चलो नेक्स्ट देखा जाए। तो बोल रहा है यहाँ पे क्या कि भाई यूनिट ऑफ मेजर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, यानी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको डिस्कस करके बताया था। क्या था क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 में हमने आपको क्या बताया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने आपको बताया था कि भाई हमारे पास क्या एक वायर है, उस वायर में हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो कराना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग करंट फ्लो करना स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पे आसपास जो है एक फील्ड क्रिएट हो जा रहा है। और ये जो फील्ड क्रिएट हो जा रहा है ना, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं समझ आ रहा है तो इसको आप ऐसे समझो। ठीक है, इसको हम अलग तरीके से समझाते हैं। मान लो कि आपके पास एक चुंबक हो गया, यानी आपके पास एक मैग्नेट है। ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा आयरन का टुकड़ा है। तो ये यहाँ पे जब ए पॉइंट पर है तो वो नहीं इसमें चिपक रहा है, नहीं सट रहा है। लेकिन जैसे उसको आप यहाँ पे लाते हो तो वो इसमें जाके चिपक जाता है। यानी ये जो मैग्नेट है इसका फील्ड इतना तक इसका फील्ड है, इतना दूर तक क्या है इसका फील्ड है। तो इस फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, तो यहां से ये जो वायर था आपका, ठीक है, ये जो वायर था ये पहले नॉर्मल वायर था। पहले क्या था, नॉर्मल वायर था। लेकिन जैसे ही इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना स्टार्ट किया गया, ठीक है, जैसे ये जो वायर था, जैसे इससे अभी तो नॉर्मल वायर है, लेकिन जैसे ही इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना स्टार्ट किया गया, यानी जैसे इसको हम लोग सेल से कनेक्ट करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, सेल से कनेक्ट करते हैं। सेल हमने आपको बता दिया कि भाई एक ऐसा डिवाइस जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये हो गया आपका सेल। और लोग यहाँ तक, तो जैसे ही हम लोग इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर एक फील्ड जनरेट हो जाता है। और इस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिएगा, इस फील्ड को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग जो है 20 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखिएगा।
और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और ये आपने समझ आ गया होगा कि भाई एक वायर था, इससे हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो वहां पे एक फील्ड जनरेट हो जा रहा है। ठीक है, उस फील्ड को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे मान लो कोई आ गया, वहां पे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आ गया, चाहे मान लो वहां पे कुछ भी आ गया, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस फोर्स को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे, है ना। उस फोर्स को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। और लोग के यहाँ तक, अच्छा ये जो इफेक्ट है ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भाई मान लो कि आपके पास एक वायर है और उस वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जा रहा है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, तो आपने बताना है कि इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। याद रखिएगा, इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ क्या चीज, करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यानी अगर कोई भी वायर है, अगर उससे आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हो तो वहां पे एक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और उस फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। लेकिन जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उम्मीद है आपको यहां तक सारी बातें समझ आ रही होंगी। और ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, इसके बारे में सबसे पहले हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने बताया था। ठीक है, तो आपको याद रख लेना ये भी कॉन्सेप्ट, क्या याद रख लेना आपको, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रख लेना है कि भाई क्या होता है। तो हमने आपको समझा दिया कि भाई कोई भी इलेक्ट्रिक करंट है, अगर किसी भी कंडक्टर से पास करेगा तो वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, उस फील्ड को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। किसने इंट्रोड्यूस करा था, तो हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने इंट्रोड्यूस किया था। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। और कब इंट्रोड्यूस किया था, तो 1820 में। तो और लोग के यहाँ तक, और मैग्नेटिक फील्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। खैर, हमारा क्वेश्चन क्या था कि भाई यूनिट क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, जो हमारा क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, तो आपको बता देना है कि भाई टेस्ला। ठीक है, आपको याद रख लेना है कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, टेस्ला। ठीक है, देखिए टेस्ला कैसे हमने आपको बताया ये भी समझिएगा थोड़ा। देखिए कोबाल्ट, कोबाल्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोबाल्ट जो एक मेटल है, सवाल ही नहीं है। ओम, अभी हमने आपको बताया कि जो ओम होता है ये रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, ये भी नहीं हो सकता है। एम्पियर, एम्पियर आपने पढ़ा होगा, एम्पियर जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या भैया, टेस्ला ही ना बचा। तो आपने बता देना है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, टेस्ला। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला। और लोग के यहाँ तक, उम्मीद आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ रही होंगी। तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन के साथ साथ हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी 5 नंबर क्वेश्चन की। रेडी, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि आपको जो है एक रिलेशनशिप बताना है पावर के बीच में, इलेक्ट्रिक करंट के बीच में और आर के बीच में, आर यानी रेजिस्टेंस के बीच में आपको एक रिलेशनशिप बताना है। तो भाई सबसे पहले हमको तो समझना होगा ना कि पावर का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को समझ लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर का देखिए पावर क्या होता है पावर का एक सिंपल सा मतलब होता है कि भाई कितने समय में आपने कितना काम करा, कितने समय में आपने कितना काम करा, वही क्या होता है, पावर होता है। लेकिन यहाँ पे है आपका क्या चीज, इलेक्ट्रिक पावर है। तो यहाँ पे कुछ नहीं कर देना है, यहाँ पे आपको लिख देना है डेफिनेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। ठीक है, काम तो हो रहा है लेकिन किस तरह का काम हो रहा है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिकल पावर। तो P इक्वल टू क्या हो गया, W बाई टी, आपको याद रख लेना है। ठीक है, P इक्वल टू क्या हो गया, W बाई टी। और लोग यहाँ तक, अच्छा W इक्वल टू आपको याद रख लेना है, होता है VQ। ठीक है, देखिए फिर से आपको हम इरेज करके फिर से समझाते हैं। देखिए पावर आपको समझ आ गया होगा, भाई पावर क्या होता है, कितने समय में आप कितना काम करोगे वो क्या होता है, पावर होता है। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या निकल गया, P इक्वल टू निकल गया W बाई टी, यानी वर्क बाई टाइम। और लोग के यहाँ तक, अच्छा यहाँ से आप यूनिट भी थोड़ा देख लो, यूनिट क्या होगा पावर का, ये भी पूछा जा सकता था कि भाई पावर का यूनिट बताओ। तो वर्क है यहाँ पे, तो वर्क का यूनिट होता है जूल, है ना, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। टाइम है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। और आपको याद रख लेना है कि जूल बाई सेकंड को बोलते हैं वॉट। ठीक है, जूल बाई जो सेकंड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉट। ठीक है, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। खैर हमारा टारगेट है क्या कि भाई रिलेशनशिप क्या है पावर में, इलेक्ट्रिक करंट में और आर में रिलेशनशिप क्या है वो हमको स्टैब्लिश करना है। यूनिट भी आपको ध्यान रखना है कि भाई यूनिट भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। ठीक है,
पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। चलिए ये तो हो गई बात यूनिट की। तो हमने फॉर्मूला देख लिया कि भाई P इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है। और आपको याद रखना है कि W इक्वल टू होता है VQ। W इक्वल टू होता है VQ। यहाँ जो V है आपका, V को बोलते हैं पोटेंशियल। ठीक है, V को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं V को। जो Q है, Q को बोलते हैं हम लोग चार्ज बोलते हैं। और चार्ज हमने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में समझाया था कि चार्ज क्या होता है, एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके चलते इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। वर्क आपको पता होगा, काम। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है कि भाई पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए, पोटेंशियल के बारे में थोड़ा समझ आ जाए। ठीक है, देखिए मान लो कि यहाँ पे आपका क्या हो गया, एक चार्ज हो गया। तो चार्ज होगा तो ऑब्वियस है कि इसके आसपास क्या होगा, एक फील्ड हो जाएगा। देखिए चार्ज है तो ऑब्वियस है कि उसके आसपास क्या होगा, एक फील्ड होगा। ठीक है, उस फील्ड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या था, एक करंट कैरिंग वायर जो था उसके चारों तरफ जो फील्ड जनरेट हो रहा था उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। लेकिन अगर आपके पास केवल चार्ज है, अगर आपके पास क्या है, केवल चार्ज है, वो भी रेस्ट में है, यानी रुका हुआ बैठा हुआ है वो, ठीक है, तब उसके आसपास का जो फील्ड होता है उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और ओके, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है, मान लो कि यहाँ पे कोई चार्ज है दूसरा, ठीक है, ये मान लो Q1 मान लो, इसको मान लो Q2। तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने आपको समझाया था कि दो चार्जेज हैं, तो दोनों चार्ज के बीच में क्या लगता है भैया, फोर्स लगता है। तो ऑब्वियस है कि इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, अभी अभी तो ये है आपका दूरी है, मतलब इस फील्ड से बाहर है, ये जो फील्ड है इस फील्ड से बाहर है, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही ये इस फील्ड यहाँ पे आएगा तो ऑब्वियस है कि भाई इस पर फोर्स लगेगा। ये इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स लगना स्टार्ट कर देगा। कौन सा फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार, चार्ज है, चार्ज हमने समझा दिया था, चार्ज क्या होता है, चार्ज के आसपास जो फील्ड जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो ऑब्वियस है कि भाई इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, तो इस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। और लोग के यहां तक अच्छा समझिएगा ध्यान से, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा इरेज करके फिर से आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए चार्ज हमने समझ लिया, चार्ज क्या होता है। देखिए हमारा टारगेट था, ये क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली आपको समझा देते कि भाई इसका ये आंसर होगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम आपको पूरा कॉन्सेप्ट इन डेप्थ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, एक चार्ज हो गया, और चार्ज के आसपास क्या हो गया, एक फील्ड हो गया। इस फील्ड को हमने समझ लिया, इस फील्ड को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया। और लोग यहाँ तक अच्छा, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे कोई आपका चार्ज है। ठीक है, ये मान लो कि Q1 चार्ज है, दूसरा Q2 चार्ज है, और Q2 चार्ज है आपका। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको इस पॉइंट पर लाना है। ये जो Q2 चार्ज है अभी यहाँ पर है, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। मान लो A पर है तो A पर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि इसका फील्ड इतना ही दूर तक है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और लोग ना हमको क्या करना है, इसको यहां तक लेके आना है। तो भाई यहाँ पे लाओगे तो उसको रोकना तो पड़ेगा ना, लेकिन यहाँ पे आप रोकने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इन दोनों के बीच में क्या कर रहा है, ये क्या करेगा, उसको धक्का देगा। ये उसको फोर्स, ये उसको जो मेन चार्ज है, ये इसको क्या करेगा, धक्का दे देगा कि भाई भागो वहां से, आप मेरे फील्ड में नहीं आ सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो चार्ज है मान लो कि इन्फिनिटी पर है, मान लो कि इन्फिनिटी का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड से वो दूर है। ये जो इसका फील्ड है उस फील्ड से क्या है, चार्ज दूर है। और इस चार्ज को हमको कहाँ लाना है, इस फील्ड के अंदर में लाना है। यहाँ पे मान लो कि लेके आना है इस चार्ज को। ठीक है, तो यहाँ पे आप लेके आते हो तो ये क्या करेगा, धक्का धक्का मारेगा, उसको बाहर करने की कोशिश करेगा, है कि नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को यहाँ तक लाने में क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा ना। तो ये जो काम आपने करा ना, ये जो काम आपने किया, इसी काम को बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इस काम को हम लोग बोलते हैं, फिजिक्स के टर्म में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर से एक बार, चार्ज आप कहाँ पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, उसको कहाँ पे लाना, चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, यानी चार्ज आपका इन्फिनिटी पर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। उसको लाना कहाँ पे है, आपको लाना है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। ठीक है, कहाँ लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, यहाँ पे लाना है। तो ऑब्वियस है कि क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वो जो वर्क होगा ना, उसी वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपको समझ आ गया होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहता है कि भाई काम करो, आप चार्ज को लाना है तो चार्ज को लाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, यानी V इक्वल टू क्या चीज, W/Q।
तो ऑब्वियस है कि जब क्रॉस करोगे तो W इक्वल टू क्या निकल गया, VQ। ऑल ओके, यहां तक VQ निकल गया। P इक्वल टू हमने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि भाई W/T होता है, ठीक है। W इक्वल टू हमको यहां से मिल गया, क्या मिल गया, VQ। तो भाई P इक्वल टू निकल गया VQ/T निकल गया, है ना, यहां तक ऑल ओके। अच्छा, अभी देखो, अब एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा, क्या है वो, करंट का कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसका भी थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट सिंपल सा डेफिनेशन अगर दिया जाए तो कितने समय में, ठीक है, कितने समय में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फिर से, कितने समय में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज हमने आपको समझा रखा था क्यू, और टाइम यानी कितने समय में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, याद रखिएगा। तो I इक्वल टू क्या होता है, Q/T। V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। तो यहां से जब आप क्रॉस करोगे तो यहां से आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी। तो Q कितना मिल जाएगा आपको, IT मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने रख दिया IT। और लोग ये T और ये T कट गया, यानी एक फॉर्मूला हमको मिल गया, क्या मिल गया, पावर का फॉर्मूला VI। पहला फॉर्मूला याद रखिएगा, P इक्वल टू होता है VI। और ओके, मान लो यहाँ पे आपका R नहीं दिया होता, तब इसमें आपका ऑप्शन ये होता है P इक्वल टू VI, तब आप इस पे टिक कर देते। और उम्मीद आपको ये समझ भी आया होगा कि भाई P इक्वल टू VI कैसे आया। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई W इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। आपको यह भी याद रखना है कि I इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। V यानी पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, तो आपका वर्क करना पड़ा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से जो बाहर है, यानी इन्फिनिटी पे चार्ज है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, तो जो वर्क करना पड़ा उस वर्क को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, ये पोटेंशियल है आपका। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो भाई कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, उम्मीद आपको यहां तक सारी बातें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अभी देखो, यहां तक हमने समझ लिया P इक्वल टू VI, लेकिन हमको क्या करना है, P, I और R इन तीनों में रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो इन दोनों में तो रिलेशन आ गया कि भाई P और I में रिलेशन आ गया। अब देखो, अब यहां से आपको एक लॉ पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ। ये लॉ कब दिया गया था, तो 1826 में ये दिया गया था, ठीक है। अच्छा, ये लॉ क्या कहता है वो पहले समझ लेते हैं। ये लॉ कहता है क्या कि V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, ठीक है। V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। V यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बता रखा हमने आपको। I यानी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और ये होता है आपका साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो जब भी इसको हम लोग हटाते हैं तो हम लोग कांस्टेंट का साइन लगाते हैं, वो होता है R। यहाँ पे हम लोग R लगाएंगे, तो V इक्वल टू क्या हो गया, IR। याद रखिएगा, V इक्वल टू क्या निकल गया, IR। और ये जो होता है ओम्स लॉ होता है, ठीक है। और ये लॉ किसने दिया था, 1826 में दिया था, ओम ने दिया था। और ओम का पूरा नाम हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जॉर्ज साइमन ओम। तो फिर से एक बार, ओम्स लॉ क्या होता है कि भाई V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। इसको आप ऐसे समझो, इसको आप ऐसे समझो कि भाई जितना पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा करंट होगा, सॉरी, जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपका करंट होगा। और इसको बोलते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसको हम लोग हटाते हैं तो हम लोग कांस्टेंट लगा देते हैं, दैट इज R। तो V इक्वल टू IR आपको याद रख लेना है कि भाई क्या होता है ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, V इक्वल टू IR तो हमने समझ लिया। अब हमने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे V है आपका, तो इस V के जगह पे हमको IR लगा देना है। तो ये होगी IR इंटू वॉट, I। तो आप इन दोनों गुना कर दो, I और I को गुना कर दो, देन यू गेट I स्क्वायर R। तो यहाँ पे आपको याद रख लेना है कि P इक्वल टू I स्क्वायर R। आपको याद रखना कि भाई पावर का फॉर्मूला एक ये भी है, P इक्वल टू W/T। एक ये भी फॉर्मूला हो गया VI, एक ये भी फॉर्मूला निकल के आ गया I स्क्वायर R, ठीक है। और यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आ सकता है V स्क्वायर बाई R, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता था आपसे, यहाँ पे I ना देके आपसे पूछ देता कि भाई P, V और R में रिलेशन बताओ, तब आप क्या करते, तब आपने बताना होता P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। लेकिन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि भाई PIR में रिलेशन था, तो आपको यहाँ बता देना है कि भाई क्या होगा, तो P इक्वल टू I स्क्वायर R। और आया कैसे वो भी हमने आपको यहाँ पे समझा दिया। और लोग के यहाँ तक, चलिए, ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ साइमन, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ साइमन। तो भाई साइमन क्या होता है, थोड़ा इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपको ध्यान होगा तो थोड़ी देर पहले हमने रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है, एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है, रोकता है, करंट के फ्लो को रोकता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, तो अब मान लो कि एक इंसान जो है आपको रोक रहा है और एक इंसान जो है आपको सपोर्ट कर रहा है,
ठीक है, तो जो रोक रहा है आपको वो तो रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, और जो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, जो सपोर्ट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। इसका जस्ट उल्टा याद रखिएगा, रेजिस्टेंस का जस्ट क्या चीज उल्टा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। सबसे पहला बात आता है कि भाई कंडक्टेंस क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, रेजिस्टेंस को हम लोग तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि कंडक्टेंस को हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, और जी इक्वल टू होता है 1/r, ठीक है। रेजिस्टेंस का हमने आपको यूनिट बताया था, हम लोग बोलते हैं ओम, ठीक है, तो इसका उल्टा अगर आप करोगे तो इसका उल्टा हो जाता है मो। तो आपको याद रख लेना है कि कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, मो होता है, और मो को ही हम लोग बोलते हैं सीमन, याद रखिएगा, मो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सीमन। तो यहाँ पे प्रश्न क्या था आपके कि भाई सीमन किसका यूनिट है, तो आपको बता देना है कि जो सीमन है आपका वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस यानी कंडक्टेंस का यूनिट है। और कंडक्टेंस क्या होता है आपको याद रखिएगा कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस यानी जस्ट इसका उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस रोकता है, ये सपोर्ट करता है, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, और सीमन को मो भी कहा जाता है। अगर इसका सिंबल पूछ दे, देखिए ओम का सिंबल इस प्रकार से होता है, ये सिंबल हो तो ओम का, अगर उल्टा कर दो इस प्रकार से तो ये हो गया मो का सिंबल, या आप बोलो कि भाई ये सीमन का सिंबल है, ठीक है। चलिए, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ऑल ओके, चलिए 7 क्या है, 7 बोल रहा है क्या कि भाई फिलामेंट बल्ब, आपने पता होगा बल्ब के बारे में, बल्ब में, ठीक है, अच्छा कौन सा बल्ब, यहाँ पे इनकैंडेसेंट बल्ब के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इनकैंडेसेंट बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस मेटल से बना होता है, फिर से, इनकैंडेसेंट बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज से बना होता है। अब देखो, अब फिलामेंट यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, भाई फिलामेंट क्या होता है, ठीक है। अच्छा, तो फिलामेंट, तो फिलामेंट अगर आप देखो ध्यान से, तो अगर आपको ध्यान होगा तो एक येलो बॉल आता है, पीला वाला बॉल आता है आपका, ठीक है। उस बॉल में देखोगे तो भाई उस तरह का मान लो एक बॉल हो गया, ठीक है, डायग्राम हमको उतना अच्छा नहीं बनाने आता है, मान लो कोई बॉल हो गया आपका, तो बॉल में फिलामेंट लगा होता है, ठीक है, तो फिलामेंट हमेशा ग्लो करता है, याद रखिएगा, बॉल में ग्लो नहीं करता है, फिलामेंट क्या करता है, ग्लो करता है, ठीक है। और जो फिलामेंट होता है आपका वो टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा, फिलामेंट जो है आपका वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। और एक प्रश्न आता है कि भाई फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का क्यों बना होता है, तो इसका एक सिंपल सा उदाहरण है, ठीक है, इसका सिंपल सा एक लॉजिक है, क्या है कि भाई टंगस्टन जो होता है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफी हाई होता है, ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, काफी हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट के चलते टंगस्टन का यूज किया जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ हाई मेल्टिंग पॉइंट तो होता है ना, इसके साथ साथ ये जो होता है आसानी से कोरोड नहीं होता, यानी इस पे आसानी से जंग नहीं लगता है, ठीक है, तो डू नॉट कोरोड इजीली, ये जो है आसानी से कोरोड आपका नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो है इसका लॉन्ग लाइफ होता है, ये ज्यादा दिन तक चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न जो है इसको घुमा के भी पूछा जा सकता था। प्रश्न कैसे पूछा जा सकता था, प्रश्न आपसे पूछ देता कि भाई फिलामेंट तो है, टंगस्टन से बना भी है, लेकिन उसका कारण क्या है, ठीक है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है, तब आपको बताना होता है कि भाई इसका मेन कारण है हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्यों, ऐसा क्यों, मेल्टिंग पॉइंट वाली बात क्यों, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा, ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है। देखिए अगर आपको ध्यान होगा तो अभी हमने आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट समझा दिया था कि भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, एक आपका वायर है, वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास करा, उसके आसपास एक फील्ड जनरेट हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपके पास कोई भी डिवाइस है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, अगर उसके थ्रू आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हो, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, अगर उसका क्या करते हो, इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हो, तो अब देखोगे ध्यान से, जो वो डिवाइस है आपका वो गर्म हो जाता है, ठीक है, वो जो डिवाइस है आपका वो गर्म हो जाता है, ठीक है। तो वो जो इफेक्ट है, वो गर्म जो हो जाता है, इसी इफेक्ट को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, याद रखिएगा, इसी इफेक्ट को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फिर से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो, कोई भी आपके पास क्या है, वायर है, उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया गया, इलेक्ट्रिक करंट पास कराया गया, तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ये जो वायर है आपका वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, या डिवाइस ही बोलो आप, वायर से अच्छा डिवाइस बोलो, डिवाइस में आप फील कर पाओगे, डिवाइस में आप टच करके देख सकते हो,
आपका कुछ भी मोबाइल है, कुछ भी डिवाइस है, अगर उससे आप इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हो तो वो गर्म हो जाता है, और इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और इस चीज के बारे में जूल ने बताया था, और 1841 में बताया था। और जूल का पूरा नाम है, इनका पूरा नाम अगर देखा जाए तो इनका पूरा नाम था जेम्स पर्सकोट जूल। ठीक है, इनका पूरा नाम जो है जेम्स पर्सकोट जूल। तो देखिए, हीट, आप बल्ब जलाओगे, बल्ब काफी देर तक जलेगा आपका, तो जब बल्ब काफी देर तक जलेगा तो ऑब्वियस है कि भाई वहां पे हीट जनरेट होगा, हीट क्रिएट होगा। तो हीट क्रिएट होगा तो आपका पिघले नहीं, आपका बल्ब जो है पिघले नहीं, मेल्ट ना हो जल्दी, इसीलिए जो है टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दिमाग पर रखिएगा, कोई भी फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। क्यों बना होता है? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफी हाई होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 तुमने कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अभी देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ी देर पहले जो हमने कुछ फॉर्मूला जो हमने डिराइव करके आपको दिखाया था वो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सा फॉर्मूला? तो P इक्वल टू हमने आपको W/T बताया था, हमने आपको डिराइव करके दिखाया था भाई। P इक्वल टू VI भी हमने आपको डिराइव करके दिखाया था। ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया था भाई V जो है पोटेंशियल है, I जो है करंट है। ठीक है, अच्छा, फिर हमने आपको बताया एक फॉर्मूला P इक्वल टू I²R, ये भी फॉर्मूला हमने आपको बताया। और लास्ट में हमने आपको एक फॉर्मूला ये बताया कि भाई P इक्वल टू क्या होता है, V²/R। तो बस आपको इन 4 फॉर्मूला जो है, जो इलेक्ट्रिक पावर के जो 4 फॉर्मूला है, इनको आपने हमेशा ध्यान रखना है। चलिए ऑल ओके यहां तक। अभी देखो क्वेश्चन क्या, थोड़ा देख लिया जाए। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं भाई, व्हाट इज द पावर रेटिंग? पावर पूछ दिया। ठीक है, और पावर का यूनिट क्या होता है, वाट। यहाँ पे W यानी वाट, और वाट भी हमने आपको समझा रखा है। ठीक है, करेंट कितना दिया भैया? करेंट, यहाँ पे करेंट देखो, करेंट यानी I दे दिया है 0.1 एम्पियर। देखिए A का मतलब है एम्पियर, करेंट का यूनिट होता है एम्पियर, याद रखिएगा। 250 वोल्ट यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी जो V दिया है वो आपका 250 V यानी वोल्ट। और ये भी याद रखिएगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका यूनिट होता है वोल्ट, और वोल्ट को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल ओके। क्या पूछा भाई, दो चीज तो दे दिया, यानी I दे दिया और V दे दिया। पूछा क्या है आपसे कि भाई आप पावर बताओ। तो देखो कितने सारे फॉर्मूले यहाँ पे पावर के, आप कोई भी लगा दो। ठीक है, कोई भी लगाओ, उससे बढ़िया रहेगा कि आप इसको लगाओ, 2 नंबर वाले को लगाओ। यहाँ पे V भी गिवन है, I भी गिवन है, तो सिंपल P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है। V कितना है भैया, 250 लिख दो। I कितना है 0.1, इसका 1/10 लिख दो। तो ये 10 कट गया, कितना आ गया 25। और आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई पावर का यूनिट क्या होता है, तो आप लिख दो यहाँ पे वाट होता है। तो आंसर कितना निकल गया, 25 वाट। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। ठीक है, तो आपको ये जो फॉर्मूला हमने आपको जो बताया इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। तो हमने आपको थोड़ी देर पहले रेजिस्टेंस बताया था। रेजिस्टेंस क्या होता है? तो एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो करंट के फ्लो को रोकता है, जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, और हमने आपको बताया कि भाई ये जो होता है सिंबल, ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ये यूनिट होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, और ये इसका सिंबल होता है, ओम का सिंबल इस प्रकार से होता है। ये सब हमने आपको बताया। ठीक है, और आपको अब एक चीज जानना होगा कि रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब क्या क्या चीजें जो है वो रेजिस्टेंस को प्रभावित करती है। यानी आपको जानना होगा यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस को क्या क्या चीजें प्रभावित करती है। ठीक है, या क्या क्या चीजें रेजिस्टेंस को प्रभावित कर सकती है। देखिए सबसे पहला प्रभावित कर सकता है लेंथ, यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ क्या चीज, कंडक्टर। तो जितना बड़ा कंडक्टर होगा उतना ज्यादा कोलिजन होगा, जितना ज्यादा कोलिजन उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, है कि नहीं। यानी सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको याद रख लेना है कि भाई लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि भाई जितना ज्यादा लेंथ होगा कंडक्टर का उतना ज्यादा आपका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, दूसरा होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, दूसरा होता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यानी आर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। यानी अगर एरिया ज्यादा होगा, ध्यान से समझिएगा, अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। खुद सोचो, आप ऐसा समझो, आप कि मान लो कि अगर ये जो है रोड है, आपका रोड काफी चौड़ा है, ऑब्वियस है कि इसमें जो कोलिजन होगा, जो गाड़ी का जो टकराव होगा, जो कोलिजन होगा काफी कम होगा। वही रोड अगर पतला रोड है तो उसमें कोलिजन ज्यादा होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि भाई अगर बढ़ेगा तो घटेगा, घटेगा तो बढ़ेगा। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का लॉजिक, मतलब उसका। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो आप,
यहाँ पे क्या है कि भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। तो इन दो चीजों पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। इसके अलावा भी डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। ठीक है, इसके अलावा भी जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका डिपेंड करता है, ठीक है, किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। तो आपको ध्यान रखना है, नेचर ऑफ मटेरियल पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। कौन डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इसके साथ साथ टेम्परेचर पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। याद रखिएगा कि भाई जो रेजिस्टेंस होता है मेनली चार चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, दूसरा एज ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तीसरा क्या है आपका नेचर ऑफ मटेरियल है, चौथा जो है आपका टेम्परेचर है। यानी इन चार चीजों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। और ओके यहाँ तक। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन जो हमने यहाँ पे लिखे हुए थे, कौन कौन सा। सबसे पहले हमने क्या लिखा था कि भाई जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। देखिए ये जो सिंबल होता है ना, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर ये बढ़ेगा ये घटेगा, ये घटेगा ये बढ़ेगा। हम दोनों को हम लोग मिला देते हैं, तो दोनों को मिला देंगे तो एक फॉर्मूला निकल जाएगा, यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एल बाई ए। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, इसको हमेशा हम लोग हटाते हैं, ये होता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इसको हम लोग जब भी हटाते हैं तो हम लोग कांस्टेंट लगा देते हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट लगा देंगे, दैट इज रो। ठीक है, तो रो एल बाई ए हो जाएगा। याद रखिएगा, रो इसको बोलते हैं, ये जो होता है इसको बोलते हैं रो, आर एच ओ, रो। और रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, है ना। जो रो होता है, रो को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। याद रखिएगा। तो यहां से अगर आप क्रॉस करोगे तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो रेजिस्टिविटी का आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, आर ए बाई एल। याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, आर ए बाई एल। तो बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली इस फॉर्मूला पर मिलेंगे। लेकिन क्या होता है फॉर्मूला, याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी का आर ए बाई एल। देखिएगा ये पी नहीं है, ठीक है, इसको पी नहीं समझिएगा, ये रो होता है, इस प्रकार का होता है रो। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि भाई आर रो का फॉर्मूला क्या होता है, आर ए बाई एल। याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। भाई मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ठीक है, क्वेश्चन पे देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि भाई यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपको, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लिख दी कि भाई रेजिस्टेंस क्या होगा। ऑल ओके, लेंथ दिया है 10 मीटर, लिख दो यहाँ पे भाई लेंथ जो है आपका 10 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो एरिया है आपका वो है आपका 1 सेंटीमीटर क्या चीज, स्क्वायर। और लोग यहाँ तक, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कितना, 1 बाई 1 2 3 4 होगा ना, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब सारा मीटर में है, मतलब यूनिट तो सेम होना चाहिए ना। चलिए यहाँ जो रेजिस्टिविटी है ये दिया है 100 ओम मीटर, रेजिस्टिविटी यानी रो। ठीक है, रेजिस्टिविटी यानी क्या होता है, रो। और ये कितना दिया हुआ है, 100 ओम मीटर। अब देखिए एक चीज और यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, वो देखो क्या, रेजिस्टिविटी का तो हमने आपको फॉर्मूला बता दिया कि भाई रो इक्वल टू होता है आर ए बाई एल। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस का यूनिट हमको पता है कि भाई रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ओम लिख दिया हमने। ये जो एरिया है, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। ये जो लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो ये मीटर और मीटर क्या हो, कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, ओम मीटर। तो याद रखिएगा कि भाई यूनिट क्या होता है रेजिस्टिविटी का, ओम मीटर। अच्छा एक चीज और, ठीक है, एक चीज और जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो हो गई बात कि भाई यूनिट क्या होता है रेजिस्टिविटी का, याद रखिएगा ओम मीटर। ठीक है, लेकिन इसी पर बेस्ड एक और प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा, अगर ओ बड़ा रहेगा तभी ये यूनिट कहलाएगा, यानी ओ अगर बड़ा है तभी ये यूनिट है। ठीक है, तभी ये यूनिट कहलाता है, किसका यूनिट कहलाता है, रेजिस्टिविटी का। अगर ओ छोटा हो गया, अगर ओ आपको छोटा मिल जाता है, तब आपको अगर ओ मीटर मिलता है, तब जो है ये एक डिवाइस होता है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई बड़ा ओ और छोटा ओ। तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे बड़ा ओ लिखा गया है, कैपिटल ओ लिखा गया है, यानी यहाँ पे रेजिस्टिविटी की बात हो रही है। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। चलिए यहां तक हो गई बात। हमको करना क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमको पता है कि भाई क्या होता है फॉर्मूला, तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए होता है ना, रो एल बाई ए होता है। कुछ नहीं करना, रख दो आप फॉर्मूला पे। तो आर हो गया हमारे पास, रो कितना हमारे पास है भैया, तो रो यहाँ पे हमारे पास है 100, तो ये हो गया 100। एल भी कितना है, 10 है, तो 10 रख दो यहाँ पे। अपॉन ए देखो कितना है, 1 अपॉन 10,000, यानी 1 तो नीचे आ जाएगा और ऊपर चला जाएगा 10,000। एक पर कितना जीरो, एक, ये हो गया 4 जीरो। ऑल ओके, अब यहाँ पे जीरो काउंट करो आप, यहाँ पे हो गया 2 जीरो, है ना, यहाँ पे 2 जीरो, और यहाँ पे 3 और 4 कितना 7।
है ना। यहाँ पे कितने हो गए 7, यानी यहाँ पे आ गए आपके पास 10 के पावर 7। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम, यहाँ पे हो गया ओम। ऑल ओके ना। लेकिन प्रश्न पे देखो ध्यान से, अगर आप प्रश्न पे देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे पूछा गया है मेगा में, पूछा गया मेगा ओम, मेगा पूछा गया है। अब भाई आपको मेगा का नॉलेज होना चाहिए, तो मेगा यानी 10⁻6 को बोलते हैं मेगा। याद रखिएगा 10⁻6 को क्या बोलते हैं मेगा। तो यहाँ पे इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो 10 × 10⁻6 ओम। और ये तो हो गई भाई मेगा, तो आंसर कितना निकल गया 10 ओम, 10 मेगा ओम। यहाँ पे आप लगा दो एम, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 10 मेगा ओम। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि इसका रिजल्ट कितना आएगा। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 10 मेगा ओम। और लोग के यहाँ तक ओमेगा वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और ये जो आपको हमने ओमेगा सॉरी हमने जो आपको ये बताया मेगा, नॉट ओमेगा, मेगा, मेगा वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। मेगा यानी 10⁻6 को हम लोग बोलते हैं मेगा। ऑल ओके। चलिए, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 10 देख लिया जाए कि भाई क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। यहां भी आपसे पूछा गया है रेजिस्टेंस पूछा गया, लेकिन ओम में पूछा गया है। ऑल ओके। अच्छा, यहाँ पे ए है यानी करेंट है ना, ए यानी एम्पियर, एम्पियर यानी करेंट, यानी यहाँ पे लिख दो पहले भाई आई कितना दिया है 0.4 एम्पियर लिख दो आप यहाँ पे। यहाँ पे हो गया आपका ये दिया है वी दिया है, तो वी लिख दो आप यहाँ पे 12 वोल्ट। वी यानी पोटेंशियल, ध्यान से समझिएगा, वी यानी पोटेंशियल और आई यानी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हमने सारी चीजों को, हम लोग सारी चीज को समझते हुए चल रहे हैं कि भाई आई का मतलब क्या होता है, वी का मतलब क्या होता है। पूछा क्या जा रहा है आपसे भाई, आर पूछा जा रहा है, यहाँ से आर बताओ आप, आर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो हमने आपको थोड़ी देर पहले, ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने आपको ओम्स लॉ बताया था कि भाई ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ सिंपल समझ लो आपकी V = I R। ओम्स लॉ क्या होता है V = I R। तो यहां से R का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, R = निकल जाएगा V/I, है ना। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रख लेना है कि भाई R = क्या होता है V/I। और अभी हमने एक फॉर्मूला और यूज किया R = ρL/A, ये भी फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। खैर, हम लोग न्यूमेरिकल पर फोकस करते हैं, भाई न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, ओम्स लॉ आपको याद रख लेना है, और ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है कि भाई R = क्या होता है V/I। चलिए, फॉर्मूला पर रख दिया जाए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो R = क्या होता है V/I। ऑल ओके ना। V देखो भाई यहाँ पे इतना 12 है तो 12 रख दो, और यहाँ पे आपका 0.4 है, यानी 0.4 यानी क्या चीज 4/10, तो 10 तो ऊपर चला जाएगा ना। ऑल ओके ना। ये 4 से कट गया, 3 बार में मल्टीप्लाई कर दो, कितना निकल गया 30, यानी 30 ओम। यानी जो हमारा रिजल्ट आ गया, हमको जो हमारा रिजल्ट मिल गया वो कितना मिल गया 30 ओम मिल गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ आ गया होगा। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हमको फिर से कुछ कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ठीक है, देखिएगा वो कॉन्सेप्ट क्या है वो देखिएगा ध्यान से। हमने आपको रेजिस्टेंस समझा दिया। ठीक है, हमने जो है आपको रेजिस्टेंस समझा दिया कि भाई रेजिस्टेंस क्या होता है। एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो क्या करता है, अपोज करता है, करंट को फ्लो होने नहीं देता है। रेजिस्टेंस का सिंबल भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा देख, जो रेजिस्टेंस होता है इसको हम लोग दो तरीके से कनेक्ट करते हैं, याद रखिएगा बात को। यानी जो रेजिस्टेंस होता है इसको हम लोग दो तरीके से कनेक्ट करते हैं। एक हम लोग कनेक्ट करते हैं सीरीज में, और दूसरा हम लोग कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। ठीक है, फिर से रेजिस्टेंस को हम लोग दो तरीके से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस से अच्छा यहाँ पे आप रजिस्टर बोलो। ठीक है, रेजिस्टेंस से अच्छा यहाँ पे आप क्या बोलो, रजिस्टर बोलो। रजिस्टर क्या होता है, तो एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका जो रेजिस्टेंस होता है काफी हाई होता है। फिर से, रजिस्टर क्या होता है, तो एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, उसको बोलते हैं रजिस्टर। ठीक है, और ये रजिस्टर का सिंबल होता है, ये आप ऐसे ध्यान रखो तो बेहतर होगा, ये रजिस्टर का सिंबल होता है। ठीक है, अच्छा अगर इस तरह का सिंबल मिल जाए आपको, मान लो इस प्रकार का अगर आपको सिंबल मिल जाता है, ऊपर से ऐसे एरो करके मिल जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिहो स्टेट बोलते हैं। ये भी याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग रिहो स्टेट बोलते हैं, या इसको हम लोग वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, सिंबल पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह का अगर आपको सिंबल मिल जाता है, ऊपर में आपको एरो करके ऐसे दे देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिहोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस या रजिस्टर। ऑल ओके। खैर, हम लोग को फोकस करना है कि भाई कनेक्शन पे, कि रजिस्टर को हम लोग दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, दूसरा हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भाई सीरीज का मतलब क्या होता है और पैरेलल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एक आसान सा तरीका है, वो क्या है कि अगर एक रास्ता होगा, ठीक है, अगर एक रास्ता होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे सीरीज में। ठीक है, यानी एक पॉइंट से, मान लो हमको यहां से यहां तक पहुंचना है। अब देखो, अब यहां से यहां तक पहुंचने का, केवल ए से बी तक पहुंचने का हमारे पास केवल एक रास्ता है। तो अगर एक रास्ता है तो हम लोग बोलेंगे सीरीज। याद रखिएगा, अगर केवल वन वे है, केवल एक रास्ता है,
तो हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज बोलते हैं। ठीक है, और ये मान लो कि ये पहला रजिस्टर हो गया, ये दूसरा रजिस्टर हो गया। तो सीरीज कैसे पता करेंगे कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए अगर हमारे पास केवल एक रास्ते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए अगर हमारे पास कितने रास्ते हैं, केवल एक रास्ते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सीरीज बोलेंगे। अगर एक से अधिक रास्ते हैं, अगर एक से अधिक रास्ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं भाई वो पैरेलल है। ठीक है, देखिए ये अगर डायग्राम आपको इस तरह का डायग्राम अगर दिख जाता तो समझ लो क्या सीरीज है। अब देखो पैरेलल का डायग्राम कैसे होगा वो थोड़ा देख लिया जाए कि भाई मान लो कि यहाँ पे एक रजिस्टर हो गया, एक यहाँ पे एक रजिस्टर हो गया। ठीक है, और एक मान लो कि एक यहाँ पे रजिस्टर हो गया, ऑल ओके यहाँ तक। अभी देखो ये इस प्रकार से ये हो गया, इस प्रकार से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अभी देखो हमको मान लो कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमको क्या करना है, पहुंचना है। तो आप ऐसे भी जा सकते हो, मतलब यहाँ से आप इस रूट से भी जा सकते हो, इस रूट से भी जा सकते हो, आप इस रूट से भी जा सकते हो। यानी ए से बी तक पहुंचने के, मान लो ये ए है और दूसरा क्या आपका बी है, यानी ए से बी तक पहुंचने के लिए आपके पास कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, यानी एक से अधिक रास्ते हैं। तो अगर एक से अधिक रास्ता है, ठीक है, अगर एक से अधिक रास्ता है तो हम लोग बोलेंगे भाई वो क्या है, पैरेलल में है। अगर एक रास्ता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज में है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे क्या है, R1 है, यहाँ R2 और ये क्या है आपका R3 है। तो यहाँ तक उम्मीद आपको समझ आ गया होगा सीरीज का मतलब और पैरेलल का मतलब। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा कि भाई सीरीज में, सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है और पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास ये एक रजिस्टर हो गया, एक ये भी रजिस्टर हो गया, है ना, और ये हो गया R1 और ये क्या हो गया R2। तो जो हमारा मेन रजिस्टर होगा वो R इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2। ठीक है, अच्छा अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि ये कैसे आया। ठीक है, तो देखिए हमने आपको थोड़ी देर पहले ओम्स लॉ पढ़ाया कि भाई ओम्स लॉ क्या होता है, तो याद रखिएगा ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। ठीक है, V इक्वल टू क्या होता है IR, तो सिंपल यहाँ पे आपको क्या कर देना है, V इक्वल टू V1 प्लस V2 कर देना है। ठीक है, एक बात और आपको ध्यान रखना है कि सीरीज में करेंट जो होता है, ठीक है, सीरीज में जो करंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है, सेम करंट सप्लाई होता है। तो V इक्वल टू क्या हो गया, V1 प्लस V2, है ना, और V इक्वल टू हमने आपको बताया कि भाई IR होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया IR1 प्लस क्या चीज IR2, और यहाँ से हमने I जो है, यहाँ से हमने I कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया R1 प्लस वोट R2। ठीक है, ये I कट गया आपका, तो क्या बच गया R इक्वल टू क्या बच गया R1 प्लस R2। ठीक है, चल तो ये आपको याद रख लेना है कि भाई सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, अगर 3 रजिस्टर है तो R3 हो गया। ठीक है, चलिए ये तो कोई सीरीज की बात। अब आप थोड़ा बात कर लेते हैं पैरेलल। तो पैरेलल में हमने आपको समझा दिया कि भाई एक से अधिक अगर रास्ते होंगे, अगर मोर देन वन वे होगा, ठीक है, मान लो एक ये हो गया रास्ता, ठीक है, एक ये रास्ता हो गया, मान लो कि भाई एक ये रास्ता हो गया आपका, है ना, और एक मान लो कि एक रास्ता हो गया, मतलब एक से अधिक अगर रास्ते हो गए तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। ये हो गया R1, ये हो गया R2 और ये क्या हो गया R3। ठीक है, इसमें जो करंट होगा वो अलग अलग होगा, यानी I इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस क्या चीज I3। और ओम्स लॉ हमने आपको बता रखा है क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। तो जब V इक्वल टू IR होगा तो I इक्वल टू क्या निकल जाएगा, V बाई R हो जाएगा। तो क्या हो गया, V बाई R हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, V बाई R1 हो गया, यहाँ पे हो गया V बाई R2। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे V कांस्टेंट होता है, सीरीज में I कांस्टेंट होता है, जबकि पैरेलल में आपका जो V होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका V बाई R3। और यहाँ से हमने क्या करा, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, V कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस क्या चाहिए 1 बाई R3 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये हमारा कट गया। तो ये भी आपको याद रख लेना है, पैरेलल के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस वॉट 1 बाई R3। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको ये दोनों फॉर्मूला समझ आ गए होंगे, सीरीज के लिए क्या होता है और पैरेलल के लिए क्या होता है। चलिए ये तो अगर आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। भाई क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास 2 रजिस्टर है, एक हो गया R1, ये हो गया 200 ओम दिया हुआ है, दूसरा है R2, सॉरी नॉट 200, ये 20 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे 200 नहीं है 20 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और R2 जो है आपका, है ना, जो R2 है वो आपका 30 ओम दिया हुआ है, और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करा गया है। ठीक है, तो पैरेलल का फॉर्मूला हमने आपको बता रखा है, क्या होता है 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। चलिए ये क्या होगा, वैल्यू रख दो आप यहाँ पे 1 बाई 20 प्लस क्या हो गया 1 बाई 30, ऑल ओके यहाँ तक। अब इसको सिंपली आप क्या करो, यहाँ पे जोड़ दो। अब जोड़ने का तरीका कैसे करोगे आप, तो सिंपल इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 और 30 कितना हो गया 600 हो गया।
इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 30 एकम 30 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 20 एकम 20 हो गया। ठीक है, यानी क्या निकल गया यहाँ से, हो गया आपका 1/r इक्वल टू कितना, 30 और 20 कितना हो गया, 50 हो गया, यानी 50 बाई हो गया 600। ये कट करोगे, यहाँ से कट करोगे तो यानी 1/r इक्वल टू कितना निकल गया, 1/12। तो यहाँ से हमको r कितना मिल गया, 12। तो याद रखिएगा क्या याद रखना है आपको कि भाई पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, जबकि सीरीज होता है तो सीरीज के लिए क्या हो जाता है फॉर्मूला, r इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस r3, है ना। और एक बात ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर सीरीज में होगा, ठीक है, तो करंट सेम होगा, अगर पैरेलल में होगा तो आपका वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो हमने 1 से लेकर 10 तक सीधा क्वेश्चन लिया था, लेकिन हमने उसके बाद रिवर्स लिया, यानी अब हम लोग जो है 20 से 11 की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर देखो आप ध्यान से। ठीक है, इससे पहले हमने 20 किया था। ठीक है, अभी हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि कह रहा है क्या यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहने का इसका मतलब ये है, ठीक है, हाईएस्ट इलेक्ट्रिविटी कहने का मतलब इसका ये है कि भाई बेस्ट कंडक्टर कौन सा है। हाईएस्ट इलेक्ट्रिविटी कहने का मतलब इसका ये है कि आप बताओ कि जो बेस्ट कंडक्टर है वो बेस्ट कंडक्टर कौन सा है। तो आपको याद रख लेना है, बेस्ट कंडक्टर वो चाहे हीट का हो चाहे इलेक्ट्रिसिटी का हो, वो होता है सिल्वर। ठीक है, ये आपको हमेशा के लिए ध्यान में रख लेना है, याद रख लेना है कि भाई जो सिल्वर होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। तो यहाँ पे सिंपल से आपने आंसर दे देना है क्या भाई, सिल्वर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्रोसेस, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ। यानी यहाँ पे सिंपल तरीके से अगर देखा जाए तो अर्थ को, नॉट अर्थ को, चार्ज को, है ना, चार्ज को अर्थ में ट्रांसफर करने का प्रोसेस पूछा गया है। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ा जाए कि भाई क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ अ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज बॉडी टू द अर्थ। यानी कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, और वहां से आपको चार्ज को ट्रांसफर करना है अर्थ में। देखिए चार्ज हमने आपको समझा रखा था, चार्ज क्या होता है, एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके चलते इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भाई चार्ज को अर्थ में ट्रांसफर करने का एक ही प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थिंग। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थिंग। अगर देखोगे ध्यान से तो इस ऑप्शन में आप देख के भी टिक कर सकते हो, यहाँ पे अर्थ की बात आ रही है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्या होगा, अर्थिंग होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा अर्थिंग क्या होता है, तो अर्थिंग इज अ प्रोसेस। ठीक है, अर्थिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग। ठीक है, अर्थिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। अर्थिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एक्सेस चार्ज टू द अर्थ, है ना, एक्सेस चार्ज टू द अर्थ, यानी जो एक्स्ट्रा चार्ज है उसको अर्थ में ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बोल रहे हैं क्या यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी की बात हो रही है। ठीक है, आईसी। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि भाई आईसी क्या होता है। ठीक है, तो जो हमारा फोन होता है, जो भी डिवाइसेज होते हैं वो सब आईसी पर वर्क करते हैं, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, अच्छा, कोई भी जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, ठीक है, कोई भी जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के कैटेगरी में आता है। फिर से, कोई भी जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के कैटेगरी में आता है। ऑल ओके, अच्छा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो सारे जो होते हैं वो सेमी कंडक्टर से बने होते हैं। ठीक है, सेमी कंडक्टर से बने होते हैं। सेमी कंडक्टर से अच्छा आप बोलो कि वो मेटलॉइड से बने होते हैं। ठीक है, फिर से एक बार, जितने भी आपके आईसी होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो सेमी कंडक्टर या मेटलॉइड से बने होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको देख लेना है कि भाई मेटलॉइड कौन सा है, और जो मेटलॉइड होगा वही आंसर होगा। ग्लास तो है नहीं, आयरन तो है नहीं, एल्युमिनियम तो है नहीं, बचा क्या, सिलिकॉन। तो आपको क्या आंसर दे देना है, मेटलॉइड, सॉरी मेटलॉइड यानी सिलिकॉन। अब यहाँ पे आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि भाई मेटलॉइड क्या होता है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि मेटलॉइड क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है जो दोनों की प्रॉपर्टी दिखाए, दोनों की प्रॉपर्टी दिखाए, मेटल की भी प्रॉपर्टी दिखाए और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी दिखाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेटलॉइड। तो याद रखिएगा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं सारे में मेटलॉइड का यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं।
ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई रेजिस्टेंस पूछा गया है यहाँ से, है ना, आपसे रेजिस्टेंस पूछा गया है ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इफ अ करेंट ऑफ 0.1 एम्पियर। तो यहाँ पे लिख दो सबसे पहले कि भाई करंट कितना है, तो 0.1 एम्पियर है करंट, हमने लिख दिया। ठीक है, वोल्टेज भी गिवन है यानी पोटेंशियल भी गिवन है, पोटेंशियल हमने आपको बता रखा है कि भाई पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं ध्यान होगा तो हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मान लो कि चार्ज हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज है, इसको यहाँ तक लेके आना है, इन्फिनिटी पर है यानी दूर है, उसको यहाँ तक लेके आना है। तो लाने के लिए आपको ऑब्वियस है कि भाई वर्क करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो जो वो जो वर्क है उसी वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, खैर हमारा जो है टारगेट है यहाँ पे आर कैलकुलेट करना, आर यानी रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस हमने आपको बता रखा है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, और हमने आपको ओम्स लॉ भी बता रखा है, और ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से आपको आर निकालना है, तो आर इक्वल टू क्या हो गया, V बाई आई। ठीक है, V कितना है भैया आपका 5 है, तो 5 रख दो, और I कितना है 0.1 यानी 1/10 हो गया, ये 10 आपका ऊपर चला जाएगा यानी कितना हो गया 50। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, तो यहाँ पे आप ओम लिख दो। तो ये आपका रिजल्ट मिल गया, है कि नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया क्वेश्चन नंबर 15। और लोग के यहाँ तक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालना, लेकिन रेजिस्टेंस कैसे निकालना है आपको, यहाँ पे मेगा ओम में निकालना, और मेगा हमने आपको बता रखा है 10⁶ को हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा बोलते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, बहुत सारा फॉर्मूला हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टिविटी वाला है ना, तो कौन सा फॉर्मूला, रो एल बाई ए। ठीक है, रेजिस्टिविटी का सॉरी आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। रो कितना है यानी रेजिस्टिविटी कितना है आपका 120 से, तो यहाँ पे आप 120 लिख दो। और लोग ना एल, एल कितना है भैया यहाँ पे, तो एल है आपका 8, यहाँ पे 8 लिख दो आप यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे एरिया दिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2/1 पर कितना जीरो आपका हो जाएगा 4 जीरो। और ओके, ये आपका ऊपर चला जाएगा यानी कितना हो जाएगा आपका 120 गुना 8 गुना, ठीक है, ये कितना हो गया आपका 4 जीरो ऑलरेडी है, यानी 1 2 3 ये हो गया 4 जीरो। और ओके, नीचे में कितना है आपका 2 है, तो 2 से भाई इसको आप कट कर दो। ठीक है, 2 से कट कर दो, 4 बार में कट हो गया, क्या हो गया अब आपके पास, ये देखो पहले जीरो देख लो, अब यहाँ पे कितना जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो हो गया, और यहाँ पे 1 जीरो यानी 5, और ये कितना हो गया 12 बच गया, और यहाँ पे 4 बच गया, यानी 12 गुना 4 कितना हो गया 48 गुना 10 के पावर कितना 5। और लोग के यहाँ तक 48 गुना 10 के पावर क्या चीज 5। लेकिन भाई हमको 10 के पावर 6 में लाना है, यानी क्यों, क्योंकि हमको मेगा में बोला ही गया है कि आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, लेकिन मेगा में कैलकुलेट करो। तो मेगा में कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी हमको यहाँ पे 5 के जब 6 करना है, तब कोई दिक्कत नहीं, कर लो आप, लेकिन यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो ये हो गया 4.8 इंटू 10⁻6। ठीक है, ये आ गया हमारा मेगा ओम, मेगा यानी 10⁻6 के टर्म में। ठीक है, चलिए ये तो होगी बात 14 नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट देख लिया जाए, नेक्स्ट क्या है, तो भाई बोल रहा है कि भाई पावर रेटिंग क्या, यानी पावर आपसे पूछ दिया है। ठीक है, पावर पूछ दिया है, करंट दे रखा है यानी आई दे रखा है। देखिए हमने हमने कैसे पहचाना, हमने देख लिया कि भाई यहाँ पे ए है, ए यानी एम्पियर है, ए यानी एम्पियर, एम्पियर यानी करंट, तो ये हो गया 0.3 एम्पियर। ये आपका वी है यानी पोटेंशियल है, तो वी हो गया आपका 240 वोल्ट। और आपसे पूछा है भाई पावर बताओ आप, है ना, यहाँ से आपसे पूछ दिया पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सारा फॉर्मूला हमने आपको दिखाया। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू VI होता है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, V दिया है 240, I दिया है 0.3 यानी 3/10 हो गया, ये 1 0 1 0 कट गया, और 24 में 3 से गुना करोगे, देन हमको कितना मिल गया 72 मिल गया। और पावर, पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है, तो यहाँ पे आप वाट लिख दो। देखिए यहाँ से एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता था, यहाँ पे पावर तो वाट में पूछ दिया है, लेकिन ये भी हो सकता था कि आपसे पूछे कि भाई पावर, आप पावर निकालो लेकिन किलोवाट में निकालो, हॉर्स पावर में निकालो। तो इसके लिए थोड़ा हमको यूनिट जानना चाहिए पावर का। ठीक है, ये तो क्वेश्चन बन गया आपका, भाई इसका आंसर होगा 72। ठीक है, चलिए हम थोड़ा यूनिट देख लेते हैं पावर का, कि भाई पावर का, पावर के क्या क्या यूनिट हो सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए पावर का, P इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है ना, W/T होता है, VI होता है, फिर से I स्क्वायर R होता है, फिर V स्क्वायर बाई R होता है, तो फॉर्मूला हो गया। यूनिट की अगर बात करूं तो सबसे पहला यूनिट हो गया वाट। ठीक है, फिर होता है किलोवाट, और 1 किलोवाट में याद रखिएगा 1000 वाट होता है। ठीक है, क्योंकि किलो का मतलब ये होता है, के है ना, के का मतलब होता है किलो, और किलो यानी 1000। फिर होता है मेगावाट यानी 10⁶, मेगा यानी हमने आपको बता रखा है 10⁶, ये मेगावाट हो गया। एक और यूनिट होता है HP, यानी इसको बोलते हैं हॉर्स पावर, और एक हॉर्स पावर में होता है 746 वॉट यानी 746 वॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न जो है आपका पावर जो है
वाट में ना पूछ के आपसे पूछ देता किलो वाट में बताओ, आप मेगा वाट में बताओ, तो आपको क्या करना होता? अगर किलो वाट में पूछता तो आपको डिवाइड करना पड़ता, मेगावाट में पूछता तो आपको 10⁶ से डिवाइड करना पड़ता, अगर आपको एचपी में पूछ देता तो आपको 746 से क्या करना पड़ता? डिवाइड करना पड़ता। तो ये इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है क्या यहाँ पे कि भाई जो वॉशिंग मशीन है, ठीक है, जो वॉशिंग मशीन है और जो माइक्रोवेव है आपका, ठीक है, आर ऑपरेटेड बाय, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक से, इम्बेडेड इनसाइड दिस गैजेट्स। अब बोल रहा है कि भाई आप ऐसे समझो इसको, क्वेश्चन को, कि भाई जो वॉशिंग मशीन हो गया, जो माइक्रोवेव ओवन हो गया, ये इनमें कौन सा डिवाइस होता है, मतलब किस बेसिस पर ये काम करते हैं, किस डिवाइस, इसमें कौन सा जो डिवाइस होता है वो इनबिल्ट होता है और उसी पे ये फंक्शन करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो भाई सैटेलाइट फालतू का दे दिया है, सैटेलाइट तो पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं, सैटेलाइट तो ऊपर रिवॉल्व कर रहा है। ई बुक्स, अब बताइए, ई बुक्स पॉसिबल ही नहीं है, इंटरनेट पॉसिबल ही नहीं है, बचा क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या कर देना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टिक कर देना है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मतलब हमने आपको समझा रखा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लिया जाए। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी न्यूमेरिकल है। क्या है न्यूमेरिकल? कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या पूछ दिया? रेजिस्टेंस पूछ दिया ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, यानी भाई करंट दिया है तो लिख दो पहले, आई दिया है कितना? 0.2 एम्पियर। और यहाँ पे देखो भाई वोल्ट दिया हुआ है, मैंने पोटेंशियल दिया हुआ है कितना? 8 वोल्ट। पूछ क्या है? रेजिस्टेंस, तो आपने पढ़ा हुआ वी इक्वल टू होते आई आर, तो आर इक्वल टू क्या निकल गया? वी बाई आई निकल गया। ऑल ओके ना? अच्छा, वी कितना है आपका? 8 हो गया, और आई कितना हो गया? 0.2। तो अब ये इसको आप कर सकते हो ऐसे ना, 8 2 आपका 10 ऊपर चला जाएगा, 2 से हो गया 5 बार में, और ये 8 और 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो गया? 40, है ना, यानी कितना निकल गया? 40 ओम निकल गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जितने क्वेश्चंस हमने समझाए, आपको जितने हमने कॉन्सेप्ट आपको समझाए वो आपको समझ आए होंगे। यानी हमने अभी तक टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व करे, और उम्मीद है आपको 20 क्वेश्चन समझ आए होंगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चंस जो है ना, मतलब और जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। लेकिन आज जो है हम लोग, यानी जो क्लास जो हम लोग इंड करने जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार जितने फॉर्मूला जो हमने आपको बताया ना, उसको हम लोग जो है यूनिट के साथ एक बार उसको समराइज कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक करेंट का। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक करेंट का। तो इलेक्ट्रिक करेंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आई से, और इसका यूनिट होता है एम्पियर, याद रखिएगा इसका यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, अच्छा उसके बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट होता है ओम। याद रखिएगा आप कि भाई किससे रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट क्या होता है। चार्ज, चार्ज के बारे में भी हमने डिस्कस करा आज। चार्ज को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, इसको भी आपने ध्यान में रखना है। फिर हमने डिस्कस करा पावर, तो पावर को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट होता है वॉट। ठीक है, पावर का यूनिट क्या होता है? वाट। फिर हमने बात करा रेजिस्टिविटी के बारे में, रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट होता है ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर, याद रखिएगा कैपिटल ओ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्मॉल ओम होगा तो वो एक डिवाइस हो जाता है, तो यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने आपको बताया कंडक्टेंस के बारे में कि भाई कंडक्टेंस क्या होता है, तो इसका उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट याद रखिएगा, इसका यूनिट होता है सीमन होता है इसका यूनिट। ठीक है, फिर हमने आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, और मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। ठीक है, क्या होता है? टेस्ला।